तो साहब आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट मुल्क है। मैं तो बल्कि आप कहते हैं ना कि भारत आपकी मदद करे, मैं तो ये चाहूंगा IMF भी आपकी मदद ना करे, क्योंकि वो मदद नहीं है, वो तो सिर्फ आपके रूलिंग एलीट के जेब खर्चे हैं, लंदन और न्यूयॉर्क के और टोरंटो के। गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो, आप अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद करो अगर करना है तो। उस तरह तवज्जो नहीं है। और ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है, पता नहीं किस तरह ये बात होगी। अब ये आपके जो भिखारी आपने एक्सपोर्ट कर दिए हैं सारे, हर मुल्क में, हर दुनिया के कैपिटल में अब जो है वो लूंडे टूंडे बन के कुछ नशों पे लगे हुए हैं, कुछ वैसे खैरात मांग रहे हैं। लेकिन एक बात, जब आपका वजीर आजम खैरात मांग रहा है तो फिर कौम सारी खैरात ही मांगेगी, क्या करेगी। तो जयशंकर आज भी अभी तक वाशिंगटन DC में है, मैं जहां बैठा हूं, और आज से कुछ तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले उन्होंने फिर सवाल और जवाब का एक सिलसिला भारत की एम्बेसी के अंदर किया था। और उससे पहले भी उन्होंने काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स, वहां उन्होंने क्वेश्चन आंसर लिए। फिर हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर गए और वहां उन्होंने इसी तरह क्वेश्चन आंसर, उनकी सारी प्रेजेंटेशन थी, मैं समझता हूँ बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने हर इशू को कवर किया है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं भारत से। बल्कि मैं कल परसों वर्जीनिया में एक रेस्टोरेंट के अंदर गया और वहां पे सारे जो लोग थे वो भारत से जो उनके साथ आए थे वो वहां पे डाइन इन कर रहे थे। तो जो, और दूसरा मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो एक मैंने ट्वीट भी किया है, जो मुझे सख्त अफसोस भी हुआ है। आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे जनरल असेंबली के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, क्या उनका कोई अखलाकी जवाब बनता था वहां आने का? सबसे पहले तो वो ही नहीं बनता था। वो इस तरीके से, क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है और उनका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि 90 डेज के अंदर फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराए। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर उनका तो बनता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास मैंडेट ही मौजूद नहीं है, इज नॉट इलेक्टेड। तो वही बात हुई है वहां पे, वो ना सिर्फ वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आए, बल्कि एक और इस वक्त रूमर्स हैं, सारी बातें उड़ रही हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर पहले तो फ्रांस गए, वहां एफल टावर के ऊपर गए, वहां उन्होंने वहां डिनर किया। और उसका बिल भी सुना है, मेरी कंफर्म खबर नहीं है, कि पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। फिर लंदन गए, वहां से कोशिश करते रहे किसी को मिलने की, किसी ने मुलाकात का टाइम दिया। फिर सऊदी अरेबिया चले गए, 12 दिन का 15 दिन का दौरा था उनका, सिर्फ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब करने का। और मैं नहीं समझता कि उससे पाकिस्तान को कुछ फायदा हुआ है, नंबर 1। दूसरी, आप जो बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज के हवाले से, हालात माइनॉरिटी आपने देखा है, चर्चों को जिस तरीके से जलाया गया, सिंध के अंदर जो हिंदुओं के हालात हैं, हिंदू बरादरी सिख बरादरी के जो हालात हैं उनको छोड़ें, जो मुसलमान पाकिस्तान में उनके जो हालात हैं, पिछले दिनों एक दिन में 3 ब्लास्ट हुए, ऐसे ही है सर। तो आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज करें कि माइनॉरिटीज की हालात आके देखें? मेरे ख्याल में तो चैलेंज वो ये भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं पाकिस्तान में, सर ये अगर देखा सही जाए बात है, तो। उसमें डेफिनेटली। जी। उसमें जो सब, जो मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है। इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है वो सारी, दे आर नॉट बेस्ड इन पाकिस्तान, वो सारे बाहर से आते हैं, बाहर चले जाते हैं फौरन। आज भी आपके किस्मतों के फैसले दुबई और लंदन में होते हैं, जो अफसोस के साथ। और जो आपकी रूलिंग एलीट है उन सब के बच्चे बाहर सर, बैठे हैं। और सर उसमें माजरत के साथ आपको थोड़ा सा, ये भी अजान की आवाज आपको आ रही होगी, अजान हो ले, 2 मिनट का बस वेट करें। तो सब, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर साहब का जो दौरा है, अगर उसको देखा जाए तो उन्होंने, मैं इससे बेहतर दौरा किसी फॉरेन मिनिस्टर का चॉइस साहब नहीं हो सकता। वो इस तरीके से उनकी मुलाकातें देखें, एक तो वो यहाँ पे वाशिंगटन DC के लिए ही इज नॉट अ स्ट्रेंजर, वो यहाँ पे रह के जा चुके हैं काफी अरसा, एज ए DCM, डिप्टी चीफ मिशन एम्बेसडर रह के जा चुके हैं। और उसके बाद उनके दौरे, जिस मैं समझता हूँ हाईएस्ट रैंकिंग जो हमारी अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी है, उनसे मीटिंग्स उनकी हुई, टोनी बिल्कन से, जैक सॉल्वन से, और उसके बाद जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। और फिर उन्होंने एक जो थिंक टैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की। और फिर उन्होंने जिस तरीके से कवर किया अपनी कैनेडियन सिचुएशन को, इस वक्त आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त कनाडा इज ऑन अ बैक फुट। टोरंटो साहब, जो ट्रूडो साहब हैं, वो अब सुलह सफाई के चक्कर में हैं। वो खुद अपने बातों में, इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम फ्रेंडशिप उनसे चाहते हैं। ही इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ, जिस तरह मैंने आपको बताया है। और ये सारा कुछ पॉसिबल हो सका है जयशंकर साहब के यहाँ आने का और उनकी डिप्लोमेसी का। मैं समझता हूं उनका दौरा बड़ा कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो दूसरी चीजें, जो मैं इस वक्त ट्रेंड आ रहा है, बन रहा है, खासकर इस हवाले से जो बात हम कर रहे हैं, चौधरी साहब, इस वक्त हमारे
ये फैशन बन रहा है कि हमारी लीडरशिप भी मिसालें अब भारत की देते हैं। मैं उसकी बात बताना चाहूंगा, इमरान खान साहब ओपन जलसों में कह चुके हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें। अगले दिन नवाज शरीफ साहब, जो कि समझा जा रहा है कि इस वक्त हमारे आने वाले वजीर आजम होंगे, उन्होंने लंदन में बैठ के बात की, चंद्रयान की बात की, उन्होंने G20 की बात की। लेकिन उसमें देखें, ये बातों से नहीं ये चीजें होती। इसमें जब तक आप नेशनलिज्म नहीं लेकर आते, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करना नहीं शुरू करते, आने वाली नस्लों के अंदर प्राइड नहीं बताते, सॉलिड स्टेप्स नहीं लेते, तब तक चीजें जो है वो इस तरह परवान नहीं चढ़ती। मैंने देखी है भारत के कई प्रोजेक्ट जो है भी 8-8, 10-10 साल पुराने हैं, लेकिन दे आर टचिंग द रूफ। जिस तरह उनका आप बैंकिंग सिस्टम देखें, पेमेंट सिस्टम देखें उनका, और कई चीजें ऐसी हैं जो जिनकी एज सिर्फ 8-8, 10-10 साल है, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट, बल्कि अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है, दे आर एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज। लेकिन अब ये अच्छा, दूसरा चॉइस, अब हम बात करें भारत की तो हमें कहा जाता है शायद ये इराक के एजेंट हैं। जब इनके लीडर कंपैरिजन करते हैं तो फिर कुछ नहीं है, क्योंकि अलग ये अब बिल्कुल फैशन बन चुका है कि पाकिस्तान का हर दूसरा लीडर जो है मिसाल भारत की देता है, लेकिन एक चीज साथ नहीं बताता उनके कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखने के लिए आपकी इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सर एक चीज मैं यहाँ पे मजीद ऐड करना चाहूंगा। नो डाउट एग्जांपल्स देते हैं, और एग्जांपल्स के साथ साथ अगर मैं बकायदा नाम लूं कि शहबाज गिल साहब का अगर कोई जाके, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरान खान साहब के दौर में उनके जो उनसे वो चेयरमैन सिक्योरिटी के इस हवाले से रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, वो बकायदा नीचे हिंदी में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जो इंडिया को लेकर हो वो नहीं छोड़ते, वो मिस नहीं करते। मतलब वो लोग अगर तारीफ करें तो वो पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं अगर तारीफ, मेरे जैसा गरीब बंदा तारीफ करे तो पाकिस्तान को डीमोटिवेट कर रहा है, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है, पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखा रहा है। ये माइंडसेट जो पब्लिक में बना दिया गया है। और बड़ी बात यह है सर कि हम कंफ्यूज नजर आते हैं, हम कंफ्यूज नेशन है। आप देखें कि एक साइड पे अगर इसमें हमने ये डिस्कशन करनी थी कि रमीज राजा साहब की अगर बात करें, कुछ टाइम पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, हम नहीं जाएंगे तो शायद वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा। मतलब इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की। और अब वही रमीज राजा साहब हैं जो कमेंट्री के लिए इंडिया जाने वाले हैं। सर शर्म मतलब हमारे में है नहीं है, हमें आती नहीं है, हम करना जानते नहीं शर्म। ये थोड़ी तल्ख बातें हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि बल्कि जो इस वक्त आपके साथ उनके क्रिकेट के बोर्ड के जो अशरफ साहब है वो गए, उन्होंने भारत जा रहे थे और उससे पहले कहा कि हम एनिमी कंट्री के अंदर जा रहे हैं। उनको भी, उसके भी एक खबर थी डॉन न्यूज मेरी नजर, भैया आप वहां जा रहे हैं, आपको ये इस तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। और फिर उसके साथ अगर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूं, 7 साल के बाद हमारी टीम वहां पे गई है और हैदराबाद में जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं उसकी सारी खबरें मैंने देखी, मेरी नजर से गुजरी है। टिकटॉक पे लोग उनके साथ सेल्फियां बना के लगा रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर उनको कहना कि ये हमारे दुश्मन हैं, हम दुश्मन कंट्री में जा रहे हैं। और जाने से पहले आप कह रहे, फिर जाने से पहले जिस तरह आपने कहा कि रमीज राजा साहब ने इस तरह के अल्फाज किए हैं, मेरे ख्याल में ये आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरे जैसे कई और इस तरह के लोग हैं जो ये रियलाइज करते हैं कि हमारा जो पिछला 76 साल का जंगों का और नफरतों का जो तजर्बा था वो कामयाब नहीं रहा है। अब लोग समझते हैं पीपल टू पीपल वी आर द सेम पीपल, हम में कोई फर्क नहीं है अगर देखा जाए। और मैं हमेशा जब भी भारत की मिसाल, एक फर्क है, हमारे और उनके विजन में बहुत फर्क है। हमारे और उनकी जो एक मतलब ये है कि उनकी मंजिल है, उनका टारगेट है, उसमें बहुत फर्क है। हमें तो विजन का पता नहीं, हमें पता नहीं हमने कहाँ जाना है, पाकिस्तान को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। उन्हें पता है कि उन्होंने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। उन्हें पता है कि उन्होंने किस तरीके से दुनिया में अपने रिलेशंस को बेहतर करना है। ये फर्क तो है सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आप रमीज रजा के बारे में जानते होंगे, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। इन्होंने पहले पाकिस्तान के लिए मैच खेला, उसके बाद ये कमेंटेटर बन गए और समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते थे। अभी ये पीछे पीसीबी के अध्यक्ष बने थे, जब इन्होंने कहा था कि जब वर्ल्ड कप भारत में होगा तो पाकिस्तानी जो टीम है वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी। लेकिन भिखारियों को अगर कहीं से पैसा दिखता है ना तो वो तुरंत वहाँ चले जाते हैं। इनकी टीम
जिनके पास वीज़ा के लिए भी पैसे नहीं थे, किसी तरह इधर उधर से इंतज़ाम करके वीज़ा लिया और उसके बाद अपनी टीम को भेजा। हालांकि टीम यहाँ नहीं आ रही थी क्योंकि टीम को सैलरी नहीं मिली थी 4 महीनों से, और जब सैलरी नहीं मिल रही थी तो टीम ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए। मजबूरन इनको सैलरी भी देनी पड़ी और साथ में सैलरी बढ़ानी पड़ी, तो ये इनकी मजबूरी बन गई। अब रमीज़ रजा को भारत में पैसा दिखाई देने लग गया कि भाई कॉमेंट्री करनी है और कॉमेंट्री करेंगे तब मोटा पैसा मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं भारत तो कभी जाऊंगा ना, भारत की धरती पे कभी पैर नहीं रखूंगा, लेकिन जब पैसा दिखता है ना तो अच्छे अच्छे बोलने लग जाते हैं। भाई साहब ने अब यहाँ पर आने का फैसला कर लिया है कि हम आएंगे और कमेंट्री करेंगे और अपने यार दोस्तों से मिलेंगे भी। तो इस तरह का वो कहते हैं ना, थूक के चाटना, जैसा कि मेजर साहब ने कहा भाई थूक के चाटने में ये लोग माहिर हैं और रमीज़ रजा ने भी वही किया है। भाई कुछ तो इज्जत रखो। ऊपर से इनकी जो टीम आई हुई है उसके नखरे अलग। जिस तरह से भारत ने उनका वेलकम किया, भारत ने उनका स्वागत किया, वो कहीं ना कहीं उसको देखकर पाकिस्तानी जितने भी हैं, जितने देश के हैं, जिन्होंने भी देखा वो लोग खुश हो गए और बोल रहे हैं कि भाई ऐसा वेलकम तो शायद ही हुआ होगा। और उसके साथ साथ उनकी जो टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि भाई हमारा जो स्वागत है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया है और लाहौर, इस्लामाबाद और या हैदराबाद सब एक जैसा है, कहीं कोई कमी नहीं है। मतलब वो लोग जब बाहर निकले उन्होंने देखा तो उसके बाद वो लोग भी खुश हो गए कि हम कहीं ना कहीं अपने ही शहर में हैं। लेकिन वहीं पर रमीज़ रजा ने एक और गुस्ताखी की है। गुस्ताखी ही बोलूँगा, जाहिर सी बात है, अगर इधर उधर के बयानबाजी करेंगे तो भाई गुस्ताखी ही बोली जाएगी। इन्होंने अपनी टीम को, जो कि न्यूजीलैंड से हार गई थी, तो उसको उसका हौसला अफजाई करने के लिए भारत की पिचों पर दोष मर दिया और कहते हैं कि भारत की जो पिचें है ना ऐसी है कि इस पर 400 रन भी कम लगेंगे। पहली बात तो तुम्हारी टीम हार गई, 345 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन न्यूजीलैंड ने 43 ओवर में बना दिए। तो न्यूजीलैंड की जो टीम है वो शानदार है ना, उसकी बैटिंग शानदार है। अपने जो बैट्समैन है उनको बोलो थोड़ा सा और रन बनाए भाई, जब पिचें हैं 400 रन खिंच सकते हैं तो बनाओ ना। लेकिन भारत की पिचों पर ना आप दोष मत मढ़ो, भारत की पिचों पर आप दोष मत मढ़ो। तुम्हारा गेंदबाज पिट रहा है तो वो अपनी वजह से पिट रहा है, उसकी गेंदबाजी लड़खड़ा रही है। यहीं पर तो दूसरी टीमें भी खेलते ना। क्या अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी नहीं थी? भारतीय टीम को तो यहाँ की पिचों का और ज्ञान है, लेकिन वो भी हारी ना। तो खेल को खेल की तरह देखो, ये मत देखो इसको दोष देना है उसको दोष देना है। भाई अपनी टीम को बोलो बैट्समैन भी अपना काम करे और बॉलर भी अपना काम करे, जीत होगी पक्की। भारतीय पिच में कोई कमी नहीं है। खैर तुम लोगों की तो पुरानी आदत है, उसको क्या ही बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।